चलिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डीप नहीं है ये कंसेप्ट, याद रखिएगा डीप नहीं है। शॉर्ट नोट्स को आप देखोगे तो इसमें बहुत कम कंसेप्ट हैं, ठीक है। जो बस आपको याद रखनी है चीजें इसमें। सबसे पहले इसमें 5 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट में कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। 2-4 चीजें पूछे हैं, पूछती हूँ मैं, फिर देखते हैं कि आपको कितनी चीजें लर्न है कितनी नहीं है। अच्छा, बताइएगा, क्या बताओगे आप बताओगे कि देखो इसके बहुत सारे कंसेप्ट सेल वाले चैप्टर से रिलेटेड हैं, तभी तो ये सीटेट का एग्जाम है, राइट। सीटेट का एग्जाम है, जिसका भी भरा है उनके लिए ऑल द बेस्ट। पढ़िएगा अच्छे से, राइट। तो इसीलिए तो तभी तो आपका पेपर पोस्टपोन हुआ। सीटेट का एग्जाम था, वरना देखो फर्स्ट 30 को एग्जाम था, 30 को पोस्टपोन हुआ क्योंकि उस दिन एचएस का एग्जाम आ गया। और अब इसलिए पोस्टपोन हुआ क्योंकि इस दिन तो फिक्स था सीटेट का पेपर है, तो इसकी वजह से आपको 2 वीक एक्स्ट्रा मिले, वरना अदरवाइज आपका पहले हो जाता पेपर। इस वीक हो जाता कि सीटेट का नहीं होता यहाँ पे बीच। चलो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। मुझे बताएंगे कि कोहेसन एंड एडहेसन के बारे में किसने बोला है। कोहेसन एंड एडहेसन की थ्योरी किसने दी थी। ट्रांसपिरेशन पुल कंसेप्ट, डिक्सन एंड जॉली, राइट। यही मेन है एक इसमें। दूसरी चीज आप बताइएगा कि जो ब्राउन एरिया होता है प्लांट का, स्टोमेटल के अलावा वहां पे एक और टाइप के सेल होते हैं जो सांस लेने में मदद करते हैं, वो कौन से हैं। 3 टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एक क्यूटेनियस, एक स्टोमेटल, थर्ड आपके बतानी है लेंटिकुलर। लेंटिसुलर, लेंटिकुलर ऐसे बोलते हैं। देखो एक प्रेशर होता है सेल का, अंदर से लगता है, एक बाहर से लगता है। अंदर वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं, टगर प्रेशर या वॉल प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। जो अंदर से प्रेशर लगता है उसे हम क्या नाम देते हैं, टगर प्रेशर, राइट। अच्छा, एक और नाम है इस चैप्टर में, डीपीडी का नाम किसने दिया था, डिफ्यूजन प्रेशर डिपिक्ट। इसकी डिस्कवरी या इसका नाम किसने दिया था, मेयर ने, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर हैं। देखो हमने जब पढ़ा था, हमने तब भी इसे मतलब 35 मिनट के लेक्चर लिए थे, मतलब 2 आवर में हमने पूरा का पूरा डीप स्टडी में भी ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। तो ये तो 1 आवर में पूरा यूनिट हो जाएगा आराम से, और आपके ऐसा नहीं होगा कंसेप्ट छूटेगा, देख लेना पूरे के पूरे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट इतना लग सकते हैं, बाकी नहीं लगेंगे इसमें। तो चलिए, प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके ये जो चैप्टर है इसमें टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, कहां से क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, कहां से कहां ट्रांसफर होता है, क्या चीजों को बोलते हुए चलना है कि इसके अंदर ये आता है। जब प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो वो बहुत लॉन्ग रन बन जाता है, क्योंकि प्लांट बहुत लंबे होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं। तो जब प्लांट में फूड लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर होता है तो उसे हम ट्रांसलोकेशन नाम देते हैं, ठीक है। और सेल प्लांट मेड अप ऑफ सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म आ गया। प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस होता है लाइफ का, इसके बारे में पुरकिंजे ने बोला। प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आ जाते हैं। वैक्यूल सबसे ज्यादा प्लांट सेल में पाया जाता है क्योंकि वो फूड स्टोर करता है, और टोनोप्लास्ट जो लेयर होती है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। फिर ट्रांसपोर्ट अलग अलग टाइप का होता है, डिफ्यूजन का, सॉलिड लिक्विड, तीनों केसेस में होता है। हायर टू लोअर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब दूसरी चीज आती है इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम पैसिव डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि प्रोटीन मदद करती है ट्रांसपोर्टेशन को। अब ट्रांसपोर्टेशन में जब प्रोटीन मदद कर रही है तो कई बार वो एक ही मतलब डायरेक्शन मूवमेंट कर रही है, दोनों प्रोटीन मतलब एक टाइप का मूवमेंट, तो उसे हम सिंपोर्ट बोलेंगे। अपोजिट साइड को एक इधर को जा रहा है तो इधर से मूवमेंट हो रही है तो उसे एंटीपोर्ट बोलेंगे, और सिर्फ एक साइड की एक ही मूवमेंट हो रही है
तो उसे हम यूनिपोर्ट का नाम देते हैं। ऐसे याद रखिएगा। अब ट्रांसपोर्ट एटीपी की मदद से होती है तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। फिर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा ही है, क्या करता है, सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट करता है, सॉरी सॉल्वेंट की ट्रांसपोर्ट करता है। और इसमें एक्सऑस्मोसिस एंडोस्मोसिस कंडीशन आती है। एक्स मतलब बाहर को निकलना, जब बाहर को सेल निकलता है तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक कंडीशन आती है, जिसमें प्लाज्मोलिसिस होता है, सेल श्रिंक करता है। एंडो, जब कोई चीज अंदर आ रही है तो सेल बड़ा हो रहा है साइज, हाइपोटोनिक सिचुएशन। और ये साथ साथ चलते, देखो इस सेल से इस सेल मूवमेंट हो रही है, इधर से इधर चल रही है, इधर से इधर जा रही है, तो एक बार एक हाइपर एक्ट करेगा, एक हाइपो एक्ट करेगा, दोनों में ट्रांसपोर्ट हो गया तो वो आइसो सॉल्यूशन एक्ट करेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक कंडीशन हो जाएगी। ये प्लांट हो एनिमल हो सब जगह चलता है। अब देखो प्रेशर जो सेल टू सेल मूवमेंट होता है, एक प्रेशर वॉल पे लगा होता है, एक प्रेशर अंदर से लगता है, एक बाहर से लगा होता है। इनमें किसी में भी कमी आ जाए ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो मिनिमम प्रेशर जो वॉल पे लगा होता है, जो किसी भी चीज को मूवमेंट से बचाता है, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। प्योर वाटर का 0 रहता है। और पोटेंशियल किस पे से डिपेंड करता है, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर का पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। और ये चीजें नहीं याद रखनी है आपको, आपको याद रखना है वाटर पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है। वाटर के अंदर सॉल्यूट कितना है, ग्रेविटी पोटेंशियल कितना है, प्रेशर पोटेंशियल कितना है। अब देखो बात तो हम अर्थ पे ही कर रहे हैं, तो अर्थ को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल की ही बात यहाँ पे करते हैं। तो देखो एक प्रेशर अंदर से लगता है, एक प्रेशर बाहर से लगता है, और एक प्रेशर वॉल पे लगता है। अंदर वाला प्रेशर टर्गर प्रेशर, बाहर से लगने वाला वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो वॉल पे लग रहा है। प्योर वाटर का 0। फिर बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स अगेन वो ऑस्मोसिस बैक हो रहा है, तो उसे हम सेलिनेशन के नाम से जानते हैं। ये कर लिया हमने। तो हमने बोला था पहले इनमें से कोई एक प्रेशर कम डाउन होगा तब मूवमेंट होगी, पर नहीं, नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा तो होगा ही नहीं, इसमें डिफ्यूजन प्रेशर डिपिक्ट रोल प्ले करेगा। संक्शन प्रेशर डीपीडी, बीएस मेयर ने ये दिया था। इन्होंने बोला नहीं, आप सिर्फ एक प्रेशर के बेसिस पे नहीं आइडेंटिफाई करेंगे कि मूवमेंट होगी। तो डीपीडी कंसेप्ट आ जाता है, जो बोलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर। अगर इसकी वैल्यू आती है कुछ 2, 4, 5, 6, 10 कुछ भी, तो फ्लैसिड मतलब मूवमेंट होगा, फिसल गया, मूवमेंट हो रही है। और अगर 0 वैल्यू आती है तो टर्जिड, कोई भी नहीं हो रहा है, स्टक कर गया, टर्जिड टाइट हो गया, अब मूवमेंट नहीं होगी। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब देखो गर्मियों में प्लांट क्या होते हैं, दिन को आप देखोगे मुरझा गए होते हैं, बेचारे से लुढ़क गए होते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रही है। ट्रांसपिरेशन क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि बाहर गर्मी ज्यादा है। तो उसको हम विल्टिंग के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, विल्टिंग के नाम से हम इसे जानेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस हमने पढ़ा है। इम्बिबिशन क्या होता है, आप सीड को पानी में डालो, वो सोक करने लग जाता है, फूल जाता है, तो उसे हम इम्बिबिशन बोलेंगे। फिर अब प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, अब रूट मदद कर रही है इसमें। तो रूट में एक टाइप के पाथवे थोड़ी ना है, वाटर के मूवमेंट अलग अलग है। अगर सेल वॉल मदद करती है ट्रांसपोर्टेशन को तो हम एपोप्लास्ट बोलेंगे। अगर प्लाज्मोडेस्मेटा मदद कर रहा है तो हम उसको सिम्प्लास्ट पाथवे बोलेंगे। अगर वैक्यूल मदद कर रहे हैं तो उसके वैक्यूलर पाथवे या ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे बोलते हैं। क्या ये याद रखिएगा। ये देखो वॉल के थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, और आ जाता है आपका वैक्यूलर पाथवे। तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसके पीछे जो फेमस थ्योरी है वो चलती है असेंट ऑफ सैप। कौन सी चलती है, असेंट ऑफ सैप, जिसमें 3 अलग अलग थ्योरी में इसको बांट दिया गया है। वाइटल थ्योरी, अगर डिटेल करने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा है, और इससे आज तक क्वेश्चन तो आया नहीं है, तो क्यों हमने इतना ज्यादा जद्दोजहद करनी। ठीक है,
हाँ, टीजीटी लेवल अगर हाई लेवल का पढ़ रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा, बट टेट लेवल के लिए नहीं है पढ़ने की जरूरत, जितना ये चार्ट बना है उतना इनफ है। वाइटल थ्योरी, गॉडविक रिले पंप थ्योरी, रिदमिक चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, पल्सेशन थ्योरी, पल्स जैसे चलती है ना वैसे चल रहा है। रूट प्रेशर थ्योरी, रूट पे प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से ये हो रहा है। फिजिकल थ्योरी, कैपिलरी सिंड्रोम, वॉल है प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से मूवमेंट हो रही है। इम्बिबिशन थ्योरी, वॉल ऑफ जाइलम सेल वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है। जैमिन चेन थ्योरी, जिसमें कि जाइलम वेसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सबसे फेमस चलती है ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है पर डिक्सन एंड जॉली ने ये दिया था। सो इसमें दो टाइप की इंट्रैक्शन होती है, एक वाटर की वाटर के साथ, ठीक है, एक वाटर की अदर मॉलिक्यूल के साथ। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन जो वाटर की वाटर के साथ होती है उसे हम कोहेंशन बोलेंगे। वाटर की अगर किसी और पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन है उसे हम एडिशन अदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वाटर की ड्रॉपलेट स्फेरिकल होती है किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। फिर आता है, अब जैसे कि हमें कट लग जाए खून निकलता है, वैसे ही प्लांट को आप देखोगे किसी में गम निकलता है किसी में कुछ निकलता है, उसे हम ब्लीडिंग बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है गटेशन। गटेशन क्या होता है? देखो कई बार जो प्लांट होते हैं बाहर अपने मतलब धूप मतलब पानी है ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, क्योंकि देखो आजकल मॉइस्चर वगैरह ज्यादा है, बरसात का मौसम है थोड़ा सा, तो ऐसे ड्रॉपलेट के रूप में पत्तों पे आपने पानी देखा होगा। तो वो गटेशन के थ्रू होता है कि रूट पे प्रेशर ज्यादा है, रूट पानी अब्सॉर्ब कर रही है पर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, लीफ नहीं पास आउट कर रहे, जिसकी वजह से अब उसमें तो निकलना ही है कहीं से। तो रूट प्रेशर रिलेटेड टू गटेशन, और जिस पोर से वो वाटर निकलता है उसे हम हाइडेथोड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हाइडेथोड का नाम हम उसे देते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ट्रांसपिरेशन तीन टाइप का है, मतलब प्लांट सांस लेते हैं। क्यूटिकल स्किन के थ्रू। अच्छा, क्यूटिकल किस में एब्सेंट होती है, रूट में या स्टेम में? क्यूटिकल किस में एब्सेंट होती है? रूट में, राइट। क्योंकि ना रूट में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, और रूट में अगर एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, मतलब रूट में एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा हो रही है तो मतलब अगर क्यूटिकल होगी तो वो एब्जॉर्प्शन को रोक देगा, क्योंकि क्यूटिकल तो मतलब रोकता है ना चीजों को। लेंटिकुलर डार्क एरिया में स्ट्रोमेटस 95% होते हैं। अब स्ट्रोमेटा भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनोकॉट में डम्बल शेप, ये देखो, और डाइकॉट में डबल सिड बीन। और वो जो उसके बाहर जो जैसे कि ये स्ट्रोमेटा ना, ये गॉड सेल होते हैं बाहर, ठीक है। तो गॉड सेल की शेप के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है। स्ट्रोमेटा कैसे होते हैं ये तो नहीं आता क्वेश्चन में, तो इसलिए नहीं देखेंगे। दूसरी चीज, डेली मूवमेंट से एक बार क्वेश्चन आया था कि जो स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं डे में, क्लोज होते हैं नाइट में। रेडिस में, मस्टर्ड में, टर्न में। स्टोमेटा ओपन डे एंड एक्सेप्ट फ्यू आवर नाइट। कैबेज पंपकिन में। बार्ले में क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज थ्रू आउट द नाइट। बार्ले, मेज, व्हीट में। इक्विसिटम के अंदर होता है स्टोमेटा नेवर क्लोज। ये इक्विसिटम से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन को एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर कैसा है, विंड कैसी है, प्रेशर कैसा है, सॉइल टेम्परेचर कैसा है, ये मैटर करते हैं। इंटरनल में लीफ स्ट्रक्चर, रूट शूट रेशियो, एज ऑफ ए प्लांट। अब ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि अगर प्लांट ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन कर देंगे तो बेचारे को न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगी, तो एंटी ट्रांसपिरेशन कई बार स्प्रे किया जाता है, उसे हम एंटी ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है बाई डायरेक्शन, क्योंकि लीफ बनाती है ना वो हर पोर्शन में जाती है। सुक्रोज मेनली इसमें बनता है। और वाटर तो प्लांट में नीचे से ऑब्जर्व करता है, पूरे बॉडी में जाता है, तो यूनि डायरेक्शन रहता है। जाइलम इसमें मदद करता है। बस यही था चैप्टर। इम्बिबिशन, विल्टिंग, हाइड्रोथोड, रूट प्रेशर किससे रिलेटेड है, डीपीडी क्या है, वॉल प्रेशर क्या है, ये स्टेटमेंट इसमें। और ऐसा नहीं कि ये भूल जाएंगे, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर से,
इतना इनफ है पढ़ने के लिए। दूसरी चीज, हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर छोटा है, चलिए पर डिस्कस करते हैं। तो कहाँ गया, हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी, मिनरल एंड न्यूट्रिशन। ये चैप्टर तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। तो मुझे बताएंगे ऑक्सीजन की ग्रोथ के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? मेन तो यही है इंपॉर्टेंट, जिंक। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजीजेस से भी आता है, ब्लैक रॉट डिजीज, वो चीजें। अच्छा, कौन सा एक एलिमेंट है जो स्मॉल अमाउंट में माइक्रो से ज्यादा होता है पर मैक्रो में हम कंसीडर नहीं किया है उसे? राइट, देखो याद हो गया आपको एलिमेंट। चलिए देखते हैं। देखो प्लांट को भी न्यूट्रिशन की, अच्छा सॉइललेस कल्चर का अदर नेम, एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। सॉइललेस कल्चर का अदर नेम? हाइड्रोपोनिक्स, राइट। देखो न्यूट्रिएंट माइक्रो होते हैं, मैक्रो होते हैं। माइक्रो में याद रखिएगा, थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो ये टॉक्सिसिटी क्रॉस कर देते हैं। मैक्रो में इतना बढ़ जाए तो इतना लॉस नहीं होता। अच्छा, कौन सा एलिमेंट है जो मिनरल भी है और नॉन मिनरल भी है? मतलब यही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, बस एलिमेंट नेसेसरी है और कुछ भी नहीं है। शॉर्ट नोट्स में देखोगे 2 ही पेजों का ये चैप्टर, ज्यादा है ही नहीं। राइट, एंड नाइट्रोजन, ठीक है, जो मिनरल भी है और नॉन मिनरल भी। देखो अब, देखो माइक्रो में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। और जो मोस्ट कॉमन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल का कोर एलिमेंट है। कैल्शियम सेल वॉल में होता है, बाकी तो कॉमन ही है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, मतलब प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट की बॉडी नहीं बनाती है, प्लांट को बाहर से चाहिए होते हैं, वो आ जाएंगे आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट। 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट आते हैं। मिनरल एलिमेंट जो मिट्टी में मिले होते हैं, मिलके रह रहे हैं, मतलब जो मिट्टी से मिल रहे हैं, सारों को कंसीडर कर दो। नॉन मिनरल जो हवा से मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बोथ में आ जाता है। हाइड्रोपोनिक सॉइललेस कल्चर की बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। देखो हम भी खाना नहीं खाएं, हमें जूस पी दिया जाए, न्यूट्रिएंट हमें सारे मिल रहे हैं तो हम जी लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो सारों का ही कोर एलिमेंट है। नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस आपका इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियोटाइड के लिए। कैल्शियम में मैंने क्या बोला था, मेन आपको इसमें रोल प्ले ही याद रखना है कि मेन किसके अंदर ये कंसीडर किया जाता है। राइट, कैल्शियम पैक्टेट फॉर्म में रहता है। पोटाशियम क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि बाकी चीजें तो कॉमन है ना। आयन की फॉर्म में डायरेक्ट तो ये कंबाइन नहीं करेगा, आयन की फॉर्म में ये लेते हैं, सब में ये चीज है। नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट ये नहीं करेंगे, प्लांट वो नहीं करेंगे, बस यही चीजें हैं। तो मेन याद रखो, कोर चीज वही पूछी जाती है। सल्फर, ये बहुत सारे कोएंजाइम एंड विटामिन का कंस्टिट्यूएंट है। मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल का है, ये तो मेन है ना। माइक्रो आयरन थोड़ा सा अमाउंट में ज्यादा होता है क्योंकि मतलब, और फिर भी इसको माइक्रो में रखा जाता है, कई बुक में इसको मैक्रो में भी रखा गया है, बट लिटिल बिट ज्यादा होता है। ये क्लोरोफिल की एक्ट, बस इसमें खास बात याद रखनी है, माइक्रो के बारे में ना थोड़ा ज्यादा पढ़ने को, थोड़ा डिफरेंट है चीजें। मैक्रो के बारे में जितने भी एलिमेंट थे वो हम कॉमन सुनते भी हैं और अपनी बार पढ़े भी हैं। माइक्रो में थोड़ा सा हमें लगता है कि पढ़ना चाहिए कुछ, ठीक है। तो डेफिशिएंसी, क्लोरोसिस, यंगर लीफ, मतलब इसमें फोर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कलर देने के काम करती है ना, क्लोरोफिल नहीं होगा तो कलर नहीं होगा। फिर आता है मैग्नीज, एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ ए मैग्नीशियम आयन। अगर
इसकी वजह से क्या होगा, 3 एलिमेंट यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे जिनकी बीमारियों के क्वेश्चन आते हैं। ग्रे स्पॉट डिजीज, मैग्नीज। फिर आते हैं मॉलिबिडनम, आयन की फॉर्म में है, बहुत सारे एंजाइम, बस यही चीजें लिखी हुई हैं। तो इसमें क्या याद रखना है, येलो स्पॉट एंड डिजीज होती है, और विप टेल डिजीज होती है कैबिज में। क्या होती है, विप टेल डिजीज होती है कैबिज में। नाउ जिंक, ऑक्सीजन का मेन कंस्टिट्यूएंट है, ये तो पता ही है। क्लोरीन स्प्लिटिंग काम करती है, जब भी जैसे सोडियम पोटाशियम जो मिल रहे हैं वो क्लोराइड के फॉर्म में रहते हैं, सोडियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड, उनसे ब्रेक करके क्लोरीन है, तो क्लोरीन वाटर की स्प्लिटिंग में रोल प्ले करती है। बोरोन, ब्राउन हार्ट डिजीज बीट रूट में, और इसकी वजह से होता है हाइपरट्रॉपिक डेप्थ ऑफ शूट एपिक्स, ये खास याद रखना। नेक्स्ट कॉपर, एक्जेंथेमा, जो गम गुम रिलीज होता है ना प्लांट से, वो एक्जेंथेमा डिजीज। तो 4 देखो, अब ये तो हो गया आपका बीमारियों वाला कंसेप्ट फिनिश। देखो यही है इस चैप्टर में, और है ही नहीं है चीज। कई बार माइक्रो से क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इसमें याद रखना है आपको कि क्या क्या, ग्रे स्पॉट डिजीज, बोलो मेरे साथ, ग्रे स्पॉट डिजीज किसकी वजह से होती है, ये मैग्नीज की वजह से होती है। विप टेल डिजीज मॉलिबिडनम की वजह से होती है। फिर क्लोरीन स्प्लिटिंग में काम करता है, बोरोन की वजह से ब्राउन रॉड डिजीज होती है, कॉपर की वजह से जेंथेमा होता है। 4 एलिमेंट हैं जो थोड़े से भूलेंगे आपको। चलो बताओ, विप टेल डिजीज किसकी वजह से होती है। एंड मैं उन चीजों को बोलती हूँ ना, मुझे पता है कि जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी दिक्कत आई थी, भूल जाते हैं चीजें, और जब पता हो ना बार बार पढ़ के, या आपको पता है माना ऑप्शन में कैल्शियम आएगा या ऑप्शन में मैग्नीशियम आ गया, आपको पता है ये तो होता ही नहीं, तब सही कर सकते हो, राइट, मॉलिबिडनम। अब मुझे बताएंगे क्या था, ब्राउन हार्ट डिजीज किसकी वजह से होती है। ब्राउन से याद रखिएगा बी। ग्जेंथेमा डिजीज किसकी वजह से होती है, ग्जेंथेमा कॉपर, ठीक है। क्या क्या नाम है, मैग्नीज, मॉलिबिडनम, बोरोन एंड कॉपर। जेंथेमा ब्राउन रॉड, मॉलिबिडनम से विप्टेल, और मैग्नीज से क्या था, मैग्नीज से आ जाता है हमारा ग्रे स्पॉट डिजीज। ये 4 एक बार बोल के देख लो, कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है, जेंथेमा, ब्राउन रॉड डिजीज, विप्टेल डिजीज, और इसमें भूल गई मैं मैग्नीज से क्या होता है, बताएंगे जरा, मैग्नीज से कौन सी बीमारी होती है। सोचो सोचो, अभी क्या हमने, राइट, ग्रे स्पॉट डिजीज। 4 हो गए ना, मेन यही 4 भूलेंगे, बाकी आपको मुझे पता है याद रह जाएगा कि क्या क्या होता है। बस ये तो था इस चैप्टर में। तो देखो, एट्यूलेशन, कलर डिस्पेयर हो रहा है, कलर डिस्पेयर हो रहा है, क्लोरोफिल में प्रॉब्लम है। तो क्रोमेटिस, कलर, मतलब कलर से रिलेटेड सारे एलिमेंट रिस्पॉन्ड, नेक्रोसिस डेथ हो जाती है सेल्स में। फिर हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन, आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज तो आपको याद रखनी है, 2-3 चैप्टर में ये इंक्लूडेड है, तो ये तो पक्की वाली ध्यान रखनी ही है, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है प्लांट में अलग अलग वे से, जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में नेचुरल लाइटनिंग हो रही है, एन से O2 मिला, NO2 बन गया, फिर ऐसे फॉर्मेशन हो रही है। दूसरी इंडस्ट्रियल, हम यूरिया छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक, साथ में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो मदद करते हैं, ये स्टेप याद रखिएगा।
सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया बनता है, अमोनिफिकेशन। अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनते हैं। नाइट्रोबैक्टर इसमें मदद करते हैं। नाइट्रेट जब ब्रेक डाउन होता है तो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो रहे हैं, N2 बन रहा है। एजिमुलेशन प्लांट में फिक्स हो रहा है, दो केसेस होते हैं। तो ये स्टेप आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि नाइट्रोसोम कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रोसोम नाइट्रेट बन रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, और फिर आगे रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसमें याद रखना है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन है, जैसे है ना साइकस। फिर साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा है, लाइकन, लीवरवर्ट एंड एजोला। एजोला याद रखिएगा वाटर फर्न। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम कीमो ऑटोट्रॉप बोलेंगे। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ रहे हैं सीडोमोनास एंड थायोबैक्टीरियस। फिर आता है नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्या चाहते हैं? नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एरोबिक एजोबैक्टर, एनारोबिक क्लोस्ट्रोडियम, फोटोसिंथेटिक क्लोरोबियम, हीमोसिंथेटिक थायोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एनाबिना, नॉस्टॉक, टॉलिथ्रस कहते हैं। फ्री लिविंग फंजाई इस्ट एंड प्लुमेरिया मदद करते हैं किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, कीमोटोट्रॉप, डीनाइट्रोजन बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, मोनास एंड थायोबैसिलस। नॉन सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में आ जाते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। बस ये चीजें याद रखती हैं। ठीक है, आधे घंटे में हमारे देखो शॉर्ट डे प्लान थोड़ा अगले चैप्टर से है। हाँ, हाइड्रोपोनिक्स आया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, लेट ब्लाइंड पोटैटो, ट्रांसलोकेशन, हाइड्रोपोनिक्स फिर से ये एक्सेप्शन थे इस ईयर में। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट, अब बोल रहे थे ना 2023 दिसंबर, देखो हाइड्रोपोनिक्स। देखो क्वेश्चन लिखे हैं, इससे प्रूफ होता है ना कि मैंने चीजें ताजी ताजी लिखी हैं। मतलब सारे क्वेश्चन इसमें एड ऑन है। तो ये क्वेश्चन आया है जून में, ये क्वेश्चन आया था, नया नाम है, ये याद रखिएगा। तो द आइडिया दैट प्लांट इज एसेंशियल मीन, हाँ एक क्वेश्चन आता है फादर ऑफ ए प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी याद रखना है। बताएंगे जरा, याद है यहाँ पे नहीं है? ठीक है, फादर ऑफ अ प्लांट फिजियोलॉजी, ये क्वेश्चन भी आया है, कई बार आया है। मैं ना आपको एक पेज शेयर करूंगी, मैंने पहले भी किया था, तो उसमें नाम है वो याद रखिएगा। तो जूलियन एम्बॉन सची या स्टीफन करके आता है। ठीक है, स्टीफन हेल, तो ये स्टीफन हेल फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जिन्हें 1727 में काम किया था। पर अगर इंडियन की बात करें, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी में बोस आते हैं, जगदीश चंद्र बोस इंडियन में। और लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट में जूलियन बॉन सची आते हैं, तीन नाम आते हैं। सबसे पहले फादर हम स्टीफन हेल्स को कंसीडर करेंगे, फिर इंडियन फादर की बात करें जगदीश चंद्र बोस आएंगे, और अगर लेटेस्ट की बात करें तो आते हैं जूलियन बॉन सची, क्योंकि जो थे उन्होंने बहुत पहले वर्क किया था। सो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर नहीं देखा है ना, आइडिया किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार ना साइंटिफिक नेम बहुत ज्यादा आते हैं और उसमें इंसान भूल जाता है कि क्या पढ़ना है। चलो बताओ आंसर, किसी को आता है? एनॉस एंड स्टाउट। ठीक है, जी आ गए। तो ये तो हो गए आपके 2 चैप्टर
गणेश, राइट। तो इसके बाद आपके 3 चैप्टर आते हैं, तो वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 13। 11 12 हमने डिस्कस कर लिया, 12 तो बहुत छोटा चैप्टर है। 13 14 15, तो 13 चैप्टर में बात की गई है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट कि अब देखो याद रखिएगा, अलर्ट रहिएगा क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मतलब पूछूंगी मैं, ठीक है। तो इसमें आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो अब फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है हायर प्लांट में, वो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। खाना कैसे बन रहा है, तो चलिए देखते हैं प्लांट कैसे खाना बनाते हैं। तो इसमें अब माना ये पता है आपको, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के प्रेजेंस और सनलाइट के प्रेजेंस और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बना लेगा, ये पता है। बट ये स्टेटमेंट जब आई, इतने आसान थोड़ी ना थी आने, इसके पीछे अलग अलग किसने बोला ऐसे बना खाना, ऐसे बना, ये बन, चीजें करोड़ों साल पहले बनती आई हैं। बट फिर भी अब रिसर्च तो करनी थी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए आते हैं पॉइंट। कुछ साइंटिस्ट के नेम यहाँ पे आते हैं, जैसे वॉन मेयर ने लाइट इंपॉर्टेंस बताई थी लाइट की। जॉन प्रिस्टल ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक कैंडल और माउस को पहले रखा था, दोनों जीवित थे, फिर ग्लास जार से बंद कर दिया, फिर वो दोनों चीजें बुझ गई और दोनों मर भी गए। क्यों? क्योंकि दोनों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की चाहिए थी। और जैसे ही उन्होंने वहां पे प्लांट रख दिया तो सभी चीजें ग्रो कर गई, चूहा भी जिंदा रहा, कैंडल भी जली रही और प्लांट भी ग्रो करता रहा, क्योंकि यहां से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, तो दिक्कत ही क्या है। तो जो कैंडल से रिलीज हो रही है फिलोस्ट्रॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो आता है डीफिलोस्ट्रॉन, ये आ जाता है। नेक्स्ट चीज, इंजनहाउजन, इन्होंने ग्रीन प्लांट पार्ट होता है प्लांट का, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये बोला। जूनियर सची ने ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ये बोला। फिर एंगलमैन ने एक्शन के बारे में बोला। वॉन नील ने फोटोलाइसिस, इसने बोला कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोला। लेवोसियर ने जो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था उसको फेल किया, उन्होंने बोला ठीक है एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, पर ऑक्सीजन को फिलिस्ट्रॉन का नाम दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को डाइफिलोस्ट्रॉन का चेंज किया नाम बस। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग दिया। एर्नॉट ने बात की अच्छा लाइट में कैसा काम हो रहा है, डार्क में कैसा होता है। हिल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बारे में बात की। तो ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने बात की। अब आता है हमारा ग्रीन पार्ट, क्लोरोप्लास्ट, जो कि रोल प्ले करता है खाना बनाने का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है इसका खुद का डीएनए होता है। देखो प्लांट में जरूरी नहीं है क्लोरोप्लास्ट ही होता है, और भी ग्रीन कलर होता है इसलिए क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल का मेन काम होता है खाना बनाने का, इसीलिए इसे जाना जाता है। सो इसके बारे में फ्रे एंड वेस्ले ने बोला था। और याद रखिएगा इसका स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो दो टाइप के थैलेकॉइड होते हैं, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। ग्रेना मतलब ये देखो थैलेकॉइड होते हैं ये, ठीक है। अब ये राउंड शेप में लगे हैं तो ग्रेनम थैलेकॉइड, लॉन्ग है तो स्ट्रोमा थैलेकॉइड। ग्रेनम में PS1 एंड PS2 दोनों सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। स्ट्रोमा में सिर्फ PS1 सिस्टम होता है, कौन होता है, PS1। और थैलेकॉइड जो गोल सा है, इसके अंदर होता है क्वाइंटोसोम, जो कि लाइट कैप्चरिंग करने का काम करता है। पर आपको अपने बोलते अभी तो पढ़ा था हमने, क्लोरोफिल होता है। देखो क्लोरोफिल, क्वाइंटोसोम के अंदर क्लोरोफिल होता है, तभी तो लाइट कैप्चर होती है। खुद का डीएनए होता है इसलिए सेमी ऑटोनोमस है, वेल डेवलप नहीं होता, नेक्ड होता है। अब कलर किस वजह से होता है, ठीक है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल मतलब होता है, पर क्लोरोफिल भी एक टाइप के थोड़ी ना होते।
क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वेरिडिन। तो इसमें फॉर्मूला पूछा जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। याद रखिएगा, C55H72O5N4Mg क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। क्लोरोफिल बी का C55H70O6N4Mg, यह है क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए इसमें होता है CH3 ग्रुप, इसी वजह से तो वेरिएशन है इसमें CH ग्रुप। सॉल्युबल पेट्रोलियम इथर मिथाइल ऑरेंज, बस इतना याद रखिए। हेड रीजन है, ठीक है, देखो Mg सेंटर में, ये टेल रीजन, तो हेड को हम बोलेंगे टेट्रापाइलोरिक हेड या पाइटॉल, रिंग को टेल को बोलेंगे हम पाइटॉल टेल। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और हर किसी का ग्रीन कलर थोड़ी ना होता है। कैरेट, इतनी सारी चीजें खाते हैं, तो कैरेट का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन पाया जाता है। क्यों होता है कैरेट का कलर रेड? क्योंकि कैरोटीन पाया जाता है। ज़ैंथोफिल का कलर होता है येलो, मतलब येलो कलर जिनका होता है उसमें ज़ैंथोफिल पाया जाता है। ल्यूटीन कुछ लीव्स में होता है, फ्यूकोक्सेंथिन आपको पता है ब्राउन एल्गी में होता है। फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन में आ जाते हैं फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है और रेड एल्गी में होता है फाइको एरिथ्रिन। बस इतना याद रखिएगा। अब जाते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ कि अच्छा ठीक है फोटोसिंथेसिस हो रही है, देखो बड़ी धूप पड़ी है, खेतों में काम करना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे हाय राम कैसे काम करें, शरीर काम नहीं कर रहा है, होगा ना ऐसा। तो वही बात आ जाती है कि अगर धूप पड़ रही है उस टाइम काम करना है, या पहले लाइट को स्टोर कर लें फिर काम करेंगे। तो कुछ फेजेस, तो कुछ रिएक्शन होते हैं लाइट फेज, तो लाइट में होंगे कुछ चीजें, कुछ डार्क में होंगी। तो लाइट फेज में सबसे पहले ट्रांसफर एनर्जी तो उसको लाइट से लेनी पड़ेगी ना, फिर एमर्सन इफेक्ट होगा जिसमें कि लाइट कितने वेवलेंथ में लेनी है, किसमें काम करेगा वो। फिर आता है फोटो सिस्टम, वो अच्छा लाइट पड़ गई अब ये एक्टिवेट करना है, ये होगा। तो ऐसे दो सिस्टम आते हैं। फिर आता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अच्छा मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, एटीपी और एनएडीपी दोनों किस में होते हैं, साइक्लिक में या नॉन साइक्लिक में? ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक C3 C4 यही पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। राइट, नॉन साइक्लिक में। पता ही लग रहा है दो वर्ड हैं तो दो चीजें होंगी। ऐसे याद करती हूँ मैं चीजों को जब मेरे को याद नहीं रहती। ठीक है, तो ये देखेंगे नॉन साइक्लिक एटीपी एनएडीपीएच, जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट होती है, इसमें दो सिस्टम होते हैं। ठीक है, नॉन साइक्लिक है ना, तो दो तरीकों से चलता है, PS1 PS2। एक्सटर्नल डोनर की जरूरत होती है, CO2 फिक्सेशन मदद करता है, बेस्ट ऑप्टिमम लाइट में ये काम करते हैं, ये याद रखिएगा। साइक्लिक एक सिस्टम को फॉलो करता है, PS1 सिस्टम होता है, एक ही सिस्टम है तो एक ही चीज फॉर्म होती है। बस दो याद रख लो इसमें, एक ये वाला एक ये वाला। एंड का टाइम है ना, तो हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं मैं, जो जिस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूं यानी वो चीज आपको क्या करनी है, पक्की वाली लर्न। ठीक है, तो हो गया, बस ये याद रखो इसमें, बाकी मैं बताऊंगी भी नहीं। फिर आते हैं C3 प्लांट। C3 प्लांट वो प्लांट होते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे काम करते हैं। C4 प्लांट वो होते हैं जो थोड़े से हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। अब इसमें तीन चीजें पूछी जाती हैं, प्रोडक्ट, एक्सेप्टर और सिस्टम। टेम्परेचर भी पूछा जाता है, और कई बार क्रांस एनाटॉमी एंड हैच एंड स्लैक साइकिल भी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। तो C3 प्लांट में एक्सेप्टर आता है रूबिस्को, प्रोडक्ट PGA। फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों होते हैं। कैल्विन साइकिल यहाँ पे होता है, कहाँ पे, मीजोफिल सेल में, और यहाँ पे होता है बंडल शीट सेल में। 10 to 25 डिग्री टेम्परेचर होता है, यहाँ पे 30 से 45।
हाई टेम्परेचर होता है इसलिए क्रांजनॉट में हैच एंड स्लेक साइकिल होता है। ये स्टार्टिंग के 4-5 पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको ये याद रखना कि क्या है क्या नहीं है, इससे क्वेश्चन आना ही है, पक्के वाला जिसको बोलते हैं। सुना, ये हो गया। फिर आते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जो कि C2 प्लांट होते हैं। अब C2 प्लांट क्या है? लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस से हो रही है। फिर इसमें आते हैं प्लांट, क्या मतलब जिनमें C4 साइकिल होता है ना, वो उन्हें हम कैम प्लांट बोलते हैं। ये उन एरिया में होता है जहां पे टेम्परेचर की बात करें, जहां पे मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो प्लांट को अब न्यूट्रिशन तो लेनी है, कहाँ से लेंगे बेचारे? अब गर्मी है, गर्मी में काम कराएंगे तो बेचारे में न्यूट्रिशन जल्दी चली जाएगी। तो प्लांट अब धूप बहुत हो रही है, उसी टाइम खाना बनाने का काम करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो वहां पे फॉलो होता है C4। तो जो प्लांट C4 प्लांट फॉलो करते हैं वो आते हैं कैंप। जैसे कि जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है ना, जैसे कि आप ले लो राजस्थान वगैरह साइड, तो वहां पे कैक्टस ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं जो अब क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर कर लेते हैं दिन में और रात को वो अपना खाना बनाने का काम करते हैं। बस इतनी सी चीज याद रख लो। ब्लैकमैन थे, ब्लैकमैन ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला था कि अच्छा इतने टेम्परेचर होगा तो ऐसे अच्छे से काम करेगा, टेम्परेचर वेरी करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये चीजें इसने बोली, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि एक मिनिमम लेवल होगा, ऑप्टिमम मैक्सिमम। मिनिमम इतना तो चाहिए, इससे कम हुआ तो नहीं काम होगा, ऑप्टिमम ये है तो बेस्ट है, मैक्सिमम इससे ज्यादा हो गया तब भी खराब है, हर चीज ही ना ओवर भी बुरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या फैक्टर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ऑस्मोटिक रिलेशन। इंटरनल के लिए प्रोटोप्लाज्म फैक्टर, क्लोरोफिल, क्या एक्युमुलेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, स्ट्रक्चर ऑफ ये आगे। अब ये तो हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। कुछ क्वेश्चन पूछूं? C3 प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है? सी, देखो मेन इसमें याद रखिए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला, क्लोरोप्लास्ट हमने पहले भी किया है। फिर C3 C4 में डिफरेंस, C2 प्लांट कौन से होते हैं, बस यही चीज आपको इसमें याद रखनी है। और आपको पता है रूबिस्को फर्स्ट मतलब मोस्ट अबेंडेंट प्रोडक्ट है हमारा, मतलब मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, राइट। और ये C3 प्लांट का एक्सेप्टर है रूबिस्को, प्रोडक्ट है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यही चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो 10-12 मिनट में हमने पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया। खुद भी जब पढ़ने लगोगे तो स्पीड में करना और कोशिश करना जितनी बार इसको गो थ्रू हो सके इन चीजों को, और शॉर्ट नोट्स पे फोकस कीजिए। शॉर्ट नोट्स कुछ ही पेजेस के हैं, उनको पढ़िएगा और आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो प्लांट कैसे सांस लेते हैं? देखो दो टाइप के प्रोसेसेस आते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक एनर्जी डिपेंडेंट, एनर्जी बन रही है, बना रहा है वो से, तो अब कोई चीज बना रहा है तो एनर्जी चाहिए होती है, तो एंडरगोनिक। और एनर्जी टूट रही है तो कैटाबॉलिक, कट गया, तो जब कट गया तो एनर्जी रिलीज हो। फिर याद रखिएगा रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, एरोबिक एनारोबिक, ये चार्ट याद रखिएगा। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या आप हो सकते हो जैसे कि अब्सेंस है अल्कोहल बनाने में। बाकी लैक्टिक एसिड का मतलब जैसे बहुत दिनों बाद किसने काम किया हो तो टांगों बाजुओं में दर्द हो जाती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड अकोमोलेट हो जाता है। जैसे नहाएंगे रेस्ट करेंगे वो अगेन अपनी शेप ले लेता है, तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये चीज आपको देखो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं,
तो देखो पढ़ाना हो तो इसको बहुत डीप पढ़ा सकते हैं एक चीज को, सर ये होता है वो होता है ये होता है, बट फाइनल मैं आपको बता रही हूँ जब आपको खुद भी रीड ऑन करना है तो क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। अभी आप कोई हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी, देखो जब टाइम था तब हमने अच्छे से पढ़ा है, तब भी हमारा 35-40 मिनट में चैप्टर फिनिश हो चुका है, ज्यादा टाइम नहीं लगा है इसको करने में। तो अब ऐसे स्पीड में कर रहे हैं तो 10-15 मिनट में हो जा रहा है, फर्क वही है। ठीक है, तो अभी बात करें मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का, तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ये दोनों में होता है। किन दोनों में? एरोबिक में भी, एनारोबिक में भी। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद दोनों का स्टेप अलग हो जाते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस को हम क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे। अच्छा मुझे बताओ ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जल्दी से बताएंगे? पायरुवेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए पायरुवेट। कहां पे ये होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरा क्या ही याद रखना, इसमें बस ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, इतना याद रखना। वैसे तो स्टेप बहुत ज्यादा है। हाँ, स्कूल लेवल के होते आपने बहुत हायर लेवल पे बहुत डीप पढ़ना है तो पढ़िए एक स्टेप, बट स्टिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जस्ट आप ग्लूकोज से याद रखिए पायरुवेट, बस इतनी सी चीज है इसमें। फिर माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है क्या है? एटीपी, देखो जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो फिर ऑक्सीजन हो गया तो खा रहे, जैसे कि हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमने खाया पिया है उससे एनर्जी रिलीज होगी एटीपी, एटीपी से हमारी बॉडी वर्क कर रही है। ठीक है, तो वैसे ही एटीपी जो बन रही है वो कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रिस्टी है, क्रिस्टी भी ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम बेस से अटैच होता है इनर लेयर में, फिर एफ स्टॉप, एफ पोर्शन, फिर हेड, एव, यहाँ पे बन रहा है एटीपी। ठीक है, याद रखिएगा। और अब इसमें पूछा जाता है कितने एटीपी किस प्रोसेस में बन रहे हैं, तो ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन है तो इसमें बनते हैं 8 एटीपी। ठीक है, तो देखो अगर वैसे तो ना किसी किसी में 38 एटीपी बनता है, किसी में 36, तो 38 मतलब ऐसे डिवाइडेड है कि 34 बन रहे हैं, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है थ्रू एटीएस, तो बन रहे हैं 34। अब 4 एटीपी तब बढ़ जाते हैं जब सबस्ट्रेट में फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। ठीक है, तो इस वजह से 4 बढ़ जाते हैं। तो ये वेरी करते हैं, तो मेन इसमें ये भी क्वेश्चन आता है क्या होता है, तो फर्स्ट में 8 एटीपी बनते हैं। ठीक है, पायरुविक में 6 एटीपी, फिर आता है सिट्रिक एसिड साइकिल टीसीए साइकिल, इससे बनते हैं 24, तो हो गए टोटल 36। ये वेरी करते हैं क्योंकि कुछ बीच में लॉस भी होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, तो देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस सब, और ये पता है कितने सेकंड में हो रहा है? सांस ली, सांस छोड़ी, हो गया, फिनिश। इतने ही स्टेप में वो चीज फिनिश होगी, इसके लिए कोई ज्यादा टाइम वाली चीज नहीं थी। पर हम कंफ्यूज होते हैं ना, तो याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस। फिर हमारा आता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, कर लिया हमने मेन, इसमें ये पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने बस आपको ये चीज याद रखनी है, ये कितने एटीपी बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नहीं याद रखना है आपको। याद रखना है क्रैफ्ट साइकिल को हम टीसीए साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड इससे बोलते हैं क्योंकि सिट्रेट आयन से स्टार्ट होता है, बस इतना फर्क है, इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है जिसमें कि 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर इसमें मदद करते हैं, जो कि कहाँ होता है ये पूछा जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में ये होता है।
इसमें एनएडी, एफएमएन, कोएंजाइम, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, ए3, ये सारे होते हैं। इसमें एडिशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, और तो इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन से बोलते हैं। इसमें दो रूट फॉलो होते हैं। अगर रूट ए फॉलो हो रहा है तो 3 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, रूट 2 फॉलो हो रहा है तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। बस इतने से याद रखिएगा। एम्फोबोलिक जैसे कि जो हमने खाया पिया, तो फैट खाया है तो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट करा रहे हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन को इंटेक किया है तो अमाइनो एसिड में टूटेगा। अब ये चाहे किस में टूटे, बाद में पायरुविक एसिड ही बनने वाला है और एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। बस। फिर आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन कॉल्ड fermentation. So involve production of energy. So anaerobic बैक्टीरिया, ईस्ट, कुछ रूट्स में होता है, कुछ एंडोपैरासाइट इस प्रोसेस से करते हैं। तो ये दो टाइप का आता है, एक ऑब्लिगेटरी एंड फैकल्टी। ऑब्लिगेटरी ओनली लिव अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फैकल्टिव लिव प्रेजेंस एंड अब्सेंस, दोनों के सिचुएशन मुताबिक रहते हैं। तो देखिएगा, अब एल्कोहल, एल्कोहल बन रहा है, इथेनॉल हमने पढ़ा था, इथेनॉल पीने लायक होता है, बाकी नहीं पिए जाता है। लैक्टिक एसिड बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है कि लॉन्ग टर्म तक ऑक्सीजन सप्लाई कम रही उस पोर्शन में, तो वो बन। तो अब पूरी उम्र थोड़ा लगी दर्दी रहती है, तो लैक्टिक एसिड अगेन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कोरी प्रोसेस बोलते हैं। याद रखिए क्या होता है, कोरी प्रोसेस। फिर आता है रेस्ट। देखो कोई हमने मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिए और रिलीज किए, उसकी रेशियो देखो, अगर जितना हमने इंटेक किया उतना यूज हो गया तो फैट नहीं पड़ेगा, बट हम इंटेक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रिलीज कुछ नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से होते हैं फैटी। तो कार्बोहाइड्रेट का कंपनसेशन रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट रहता है 1। ये मतलब कैसे रहता है क्या नहीं रहता, इसके बजाय ये याद रखिए कितनी वैल्यू। फर्मेंटेशन का इंफिनिटी, फैट का 0.7, सकुलेंट का 0, ऑर्गेनिक का 1.3। अच्छा सर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन का बताओगे? प्रोटीन का आरक्यू कितना रहता है? हम्म, 8 और 9 के बीच में, कई बार 8.5 लिखा होता है, कई बार 9 लिखा होता है, तो आइडिया जैसा लगा लेना क्या रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। तो देखो बेसिक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो और चैप्टर में भी इंक्लूडेड हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर क्या बोलता है, तो चलो जल्दी से मुझे बताएंगे कौन सा नेचुरल ऑक्सीजन कौन सी है, हार्मोन्स का है ना अगला चैप्टर, तो बताएंगे कि क्या पूछा मैंने, नेचुरल ऑक्सीजन कौन सी है? इंडोलिस्टिक एसिड, राइट। कौन सा हार्मोन शुगर केन प्लांट में छिड़का जाता है? कौन सा हार्मोन शुगर केन, राइट, जिबरलिन। स्ट्रेस हार्मोन प्लांट का, राइट, एब्सिसिक एसिड। गैसियस हार्मोन, राइट, इथाइलिन। फिर ग्रोथ हार्मोन पूछा जाए तो ऑक्सीजन एंड जिबरलिन करोगे। वर्नलाइजेशन आपको पता है, शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट का पता है। फिर सेकेंड चीज एक और पूछती हूँ, अच्छा ये भी पता ही है, आप एक मतलब नोड में कौन से टाइप के टिश्यू ग्रो करते हैं? इथाइलिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट में मदद करते हैं, गैसियस हार्मोन भी है। इथिपॉन इससे रिलीज होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रिलीज होता है, याद रखिएगा इथिपॉन इसमें रिलीज होता है।
हाँ, नोड में ग्रो करते हैं इंटर। और बस हो गया चैप्टर फिनिश। देखो कितनी सारी चीजें आपको आती हैं। पेपर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में कंफ्यूज मत होना, मेन प्रॉब्लम हमारी वही रहेगी कि आती होंगी चीजें पर हम पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें कैसे करें। तो ध्यान से समझना है। चलो एक बार रीड ऑन कर लेते हैं चीजों को। ग्रोथ होता है प्लांट ग्रो करना, जर्मिनेशन होता है। अच्छा, सीड की जर्मिनेशन के लिए कौन सी शुगर इसमें पाई जाती है, पढ़ा था ना हमने। सीड की जर्मिनेशन के लिए कौन सी शुगर इसमें पाई जाती है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, स्टार्च। सीड की जर्मिनेशन, सीड में कौन सा पाया जाता है? सीड में स्टार्च में सुक्रोज भी नहीं। और सीड जर्मिनेशन के लिए माल्टोस, याद रखिएगा क्या आता है, सीड जर्मिनेशन के लिए माल्टोस ग्रो करता है। ठीक है। अब जो ग्रोथ होती है एक होती है एपिजियल एंड हाइपोजियल। एपिजियल में इलोंगेशन होती है कॉटिलिडन की एंड प्लीम्यूल आउट ऑफ द सीड एंड सॉइल। हाइपोजियल में इसमें इलोंगेट नहीं करते। ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन सेंटर ऐसा पॉइंट जहां पे ग्रोथ कम होती है। रेस्ट ऑफ डोरमेंसी, फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करना। अब ये तीन टाइप की ग्रोथ होती है और एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल। एपिकल मतलब एपिक्स पे ग्रो करता है, जो रूट की भी है शूट की भी आता है। इंटरकैलरी जो होती है वो नोड पे आती है। लेटरल ये आती है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, गिल्स की इंप्रूव करने में। फिर इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कैपेसिटी अनलिमिटेड ग्रोथ की। डिटर्मिनेट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल, कितना टाइम इतना ग्रो करना है। फिर आ जाती है हमारे पास अर्थमेटिक, माइटोसिस ओनली इन एक डायरेक्शन में रहता है, लीनियर कब बनता है। बाकी जियोमेट्रिक में ब्रॉड ग्राफ बनता है। ग्राफ से कोई क्वेश्चन आया नहीं है तो इस पे हम फोकस भी नहीं करेंगे। ग्रोथ को मेजर करने के लिए होता है ऑक्सैनोमीटर। क्या होता है? ऑक्सैनोमीटर। तीन चीजें आएंगी, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ठीक है, सेल ग्रो कर रहे हैं। डी डिफरेंशिएशन अगेन ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। री डिफरेंशिएशन बस भाई अब नहीं ग्रो करूंगा मैं, हो गया, ये बोलता है। अब देखो लाइफ में प्लांट होता है, बचपन में कुछ और ग्रो करता है और बड़ा होके कुछ और बन जाता है। पानी में हो तो अलग तरीके से ग्रो करता है वही प्लांट, बाहर हो तो अलग तरीके से। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी एनवायरनमेंट को अडेप्ट करके करता है। तो उस वर्ड में हम यूज करते हैं प्लास्टिसिटी। क्या वर्ड यूज करते हैं? प्लास्टिसिटी। ठीक है, सो याद रखिएगा। सो फिर आता है उसकी वजह से क्या होती है? प्लास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबल रहता है, उसकी वजह से हिट्रोफिली आती है। हिट्रोफिली मतलब वेरिएशन। सो ये देखोगे जो छोटा होता है एडल्ट में, पानी में ये अलग तरीके से ग्रो करेगा, लैंड में अलग तरीके से। अब आगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सचिस ने इसके बारे में बताया था। 5 मेन है, वैसे ऐसा नहीं है 5 ही है सिर्फ, और भी हैं। अगर आप हायर लेवल पे जाओगे तो इसकी भी डिटेल पढ़ोगे, ऑक्सीजन के टाइप, इसके टाइप, ये वो बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। सो आता है ऑक्सीजन, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रोथ हार्मोन, IAA, इंडोल एस्टिक एसिड। इसमें नेचुरल पूछा जाता है, सिंथेटिक पूछा जाता है। इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल प्रोपेनिक एसिड, बुट्रिक एसिड। सिंथेटिक आगे NaA, बस इतना याद रखिएगा। ऑक्सीजन यूज्ड एज वीडीसाइड, इसके लिए वीडीसाइड, ये याद रखिएगा। फिर बात करें जिबरलिन, जिबरलिन भी ग्रोथ हार्मोन है और जापानीज फॉर्मर ने इसको डिस्कवर किया था। फिर दूसरी चीज, शुगर केन प्लांट में इसको स्प्रे किया जाता है। फिर पूछा जाता है अगर ये मतलब इसकी वजह से डिजीज को बैकने डिजीज होती है। बैकने मतलब फुलिश राइस, फुलिश राइस मतलब राइस दिखेंगे बाहर से है
और अंदर से खाली होगा, तो वो डिजीज। और वो किस वजह से होती है? फंगस की वजह से। कौन सी? जिबरलिना फ्यूजिक्योरे, उसकी वजह से ये डिजीज होती है, ये ध्यान में रखना है। फिर अब वैसे तो जिबरलिन बहुत टाइप के होते हैं, A 1 2 3 4 7 9, मोस्ट कॉमन GA 3 और फर्स्ट जिबरलिन, ठीक है, ये याद। वैसे ना इसमें मैंने कोई भी चीज फालतू ऐड ऑन की ही नहीं है, क्योंकि इसमें हर वर्ड बुक में जाओगे तो बहुत डिटेल है, ऐसा होता है, वो कॉमन चीजें हैं। इसके बिना ये नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बुक में यही कहानी लिखी है। बट वो चीज करने का फायदा ही क्या है? हमारा फोकस होना चाहिए कंसेप्ट पे, ठीक है। साइटोकाइनिन आता है मेजर प्रोमोटर ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, स्पूग एंड मिलर ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। और मोस्ट वाइडली साइटोकिनिन है IPA, आइसोपेंटिनाइल एडेनिन। सो अब ग्रोथ के लिए है तो एपिकल डोमिनेंस को कम करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। कोकोनट में जो मिल्क होता है वो भी साइटोकाइनिन का होता है। अगर पूछा जाए, इट वर डिस्कवर्ड एज ए काइटिन, और नेचुरल जो पाई जाती है वो जिटीन है, जो कोकोनट में पाई जाती है। फिर आता है हमारे पास इथाइलिन। देखो याद रखिएगा, इसमें दो चीजों से क्वेश्चन आता है, मतलब इथाइलिन या इथीन, बात एक ही है, गलत मत करके आना। ये डबल बॉन्ड होता है फलों को पकाने के लिए। जैसे अब आपको पता है सीजन, आम के सीजन में आम पे छिड़काव किया जाता है, या नॉर्मल नेचुरल मेथड से रिलीज होता है। नेचुरल तो नेचुरल ही है, दवाइयां तो डेंजरस ही हैं। फिर आता है एब्सिसिक एसिड, रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी, स्ट्रेस हार्मोन हम इसे कंसीडर करते हैं, ठीक है, पत्तों के झड़ने में। क्योंकि पत्ते नहीं झड़ेंगे तो नए पत्ते उगेंगे कैसे? पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये करता है स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्टोमेटा क्लोज करोगे तो पता है अब ग्रो करना ही नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखें। अब फोटो पीरियडिज्म, फोटो मतलब लाइट, लाइट का पीरियड। प्लांट को भी जैसे आपको पता है इस सीजन है, ये सीजन में ये उगाना है, अगला सीजन आगे इसमें ये उगाना है। हर सीजन में हर चीज नहीं उगाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि प्लांट को भी जरूरत होती है सीजन में। शॉर्ट डे प्लांट्स जिनमें दिन छोटे होते हैं, मतलब सर्दियों का टाइम लॉन्ग नाइट्स होती है, ये आगे आपके जेंथियम, ग्लाइसिन्स, टोबैको। ये लॉन्ग डे जिनमें दिन बड़े होते हैं, दिन रातें छोटी होती हैं, स्पेनिश, रेडिश, हैंडबीन। ग्रे न्यूट्रल, दिन रात बराबर है, टोबैको, कॉर्न, स्नैपड्रैगन। फिर आते हैं वर्नलाइजेशन, लो ट्रीटमेंट। जैसे कि प्लांट होते हैं ना कि अच्छा सर्दियों में ग्रो कर रहे हैं, गर्मी में, तो उनको लो ट्रीटमेंट दी जाती है। तो वो नॉर्मल प्रोसेस है। देखो कई बार ना ग्रीन हाउस है, उन्हें प्लांट बेमौसमी सब्जियां बोलते हैं हम, वो मतलब लगाते ही हैं। तो बेमौसमी की उसमें ना एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं वैसा, जो उन सब्जियों के लिए अनुकूल हो, तभी तो वो मिलती है हमें अलग सीजन में, हर सीजन में कोई ना कोई डिफरेंट चीजें। फिर आता है विविपेरी, सीड जर्मिनेशन विद द फ्रूट, जबकि वो अटैच है प्लांट से, ये याद रखिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ ए ब्रीक सी डोरमेंसी, स्ट्रैटिफिकेशन। बायोएसिड में चेक किया जाता है, अच्छा हार्मोन की जरूरत है, ये पता लगा था। चलो कैसे कैसे चेक कर सकते हैं? एक होता है एविना टेस्ट, स्मॉल मतलब छोटी सी टिप उठाई कॉलियोपेटाइल की। कॉलियोपेटाइल क्या होता है, रूट या शूट? कॉलियोपेटाइल क्या है, रूट या शूट? राइट, शूट। तो शूट की छोटी सी टिप उठाई, देखा अच्छा ये है, इसमें हार्मोन ये पाया जाता है। रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट, सीड ऑफ क्रश एंड स्टेलाइज्ड, वन जर्मिनेट ऑन मॉइस्ट फिल्टर पेपर। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है।
सो ये तो हो गया आपका चैप्टर फिनिश। तो अब देखोगे इसके भी टू मच क्वेश्चन है, 8 9 10 क्वेश्चन आते हैं, बस बेसिक चीजें। और कोई ऐसा बोले टिपिकल क्वेश्चन टिपिकल नहीं आता। और आई थिंक आपको हार्मोन अब लर्न भी है, ये हार्मोन इसमें पाया जाता है, इस हार्मोन में ये चीज है, ये चीजें आपको लर्न है ऑटोमेटिकली, ये क्योंकि आपने अभी पढ़ी, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो मेन बात है, अगर एक बार हम ओवरव्यू सा देखें तो सबसे पहले आपका आता है चैप्टर, ठीक है, 11। ट्रांसपोर्ट में आपकी डेफिनेशन सारी ही इंपॉर्टेंट है, तो सारी ही डेफिनेशन पे आपको फोकस करना है। बाकी आ गया चैप्टर 12, जिसमें कि मेन इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी, क्या क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है उसमें, उसमें इंपॉर्टेंट बनता है कि मिनरल एंड न्यूट्रिशन। तो उसमें भी आपको एक एक लाइन ही याद रखनी है कि, ओके सॉरी, मुझे लगा आ रही है, नाउ इज क्लियर, ठीक है। ओके, तो कल के लिए, ठीक है, कल के लिए मैं आपको अभी व्हाट्सएप मैसेज कर देती हूँ टॉपिक्स का, वो आप देख लीजिए, ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, वो आपको पढ़ के आना है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक आपको लर्न करने हैं। बायो का कल नहीं होगी, कल केमिस्ट्री की लेते हैं और देखेंगे, ठीक है। सो नाउ एक और चीज बतानी थी, क्या बताना था आपको, ठीक है। 13 जो चैप्टर है उसमें फोटोसिंथेसिस C3 C4 प्लांट, ये याद रखता है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। फिर आता है 14 में आपको रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है और कितने एटीपी किसमें बन रहे हैं वो था। 15 में हार्मोन के बारे में आपको लर्न ही नहीं है, लर्न ही है सारी चीजें। तो बस यही चीजें आपको लर्न करनी है, बहुत बड़ा नहीं है, शॉर्ट नोट्स को 2 4 बार पढ़ोगे तो रट जाएंगी चीजें, तो ये आपको इसमें लॉन्ग रन टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से अंडरस्टैंड कर लोगे चीजों को, ठीक है। तो ये तो था ओवरऑल आज की क्लास के बारे में। बाकी जो भी है आपको कल के लिए लर्न करने को देना है, वो मैं आपको अभी मैसेज कर देती हूँ ताकि आप टाइम पे उसको देख सकें, ठीक है। जो आपको जब भी टाइम लगे उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।